नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है कॉन्सेप्ट विद हर्षित में। और आप आज का टॉपिक तो समझ ही चुके होंगे क्या होगा, आतंकवाद और नक्सलवाद। आतंकवादी प्रतिक्रिया तो आती ही रहती है देश के अंदर, साथ साथ नक्सलवाद को लेकर के भी आप सुनते होंगे कि नक्सलवादी हमला हुआ या आतंकवादी हमला हुआ। तो आखिर वास्तव में ये नक्सलवाद और आतंकवाद होता क्या है? क्या नक्सली हमले, आतंकी हमले एक ही होते हैं? अगर एक नहीं होते हैं तो ये आतंकवादी कौन है और नक्सलवादी कौन है? इन सारे चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं कि आतंकवादी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन होते हैं, उनकी विचार क्या होते हैं, वो क्यों आतंकवादी बने हैं। और सेम प्रोसेस हम समझेंगे किसके बारे में, नक्सलवाद के बारे में, कि आखिर नक्सलवाद कौन है, नक्सलवादियों की थिंकिंग क्या है, आखिर नक्सलवाद चाहते क्या हैं हमसे, और इन दोनों में अंतर क्या है। क्या आतंकवादी और नक्सलवादी एक हैं? अगर एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, किस तरह दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आतंकवादियों के बारे में आप बहुत हद तक चीज़ों को समझते हैं, तब भी हम यहाँ बात करेंगे बहुत डिटेल में। लेकिन उससे पहले शायद आपके लिए नया हो समझना, हम नक्सलवाद के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि नक्सलवाद कई लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। शब्द तो किसी के लिए नया नहीं होगा, हर इंसान को नक्सलवाद शब्द पता होगा, लेकिन आप वास्तविकता क्या है नक्सलवाद की, इन बातों को समझना थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़रूरी है। आप लोगों के बीच ये बेसिक सी बात आनी चाहिए, क्योंकि हर बार आप हर 2 दिन 10 दिन पे सब खबर सुना ही देती है। तो हम एक बार अपना 10 मिनट दे करके क्यों ना समझ लें कि आखिर नक्सलवाद और आतंकवाद क्या है। देखिए, यहाँ हम आज बात करेंगे जो फ़िलहाल, वो सबसे पहले बात करने वाले हैं नक्सलवादी के बारे में कि आखिर नक्सलवाद क्या है और नक्सलवादी हैं क्या। सबसे पहले जो यहाँ बात होने वाली है वो नक्सलवादी के बारे में बात होने वाली है, और फिर हम लोग आतंकवादी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तो मुझे लगता है कि बताना भी नहीं पड़ेगा कि अंतर क्या होता है, आप खुद ही समझ लेंगे। फिर भी मैं बता दूंगा कि अंतर क्या है, आप खुद समझ जाएंगे। जब दोनों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी तो फिर बचा क्या। देखिए, कितनी बढ़िया जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बहुत कलेक्ट करके, बहुत जगह से सोर्सेज निकाल करके। देखिए, नक्सलवाद, पहली बात तो नक्सल है क्या, ये नक्सल क्या है, अभी मैं इस बात पे आता हूँ। आप समझिए, देखिए, देश जब आज़ाद हुआ हमारा, नक्सलवादी समस्या देश आज़ादी के बाद ज़्यादा बड़ी आई। जब देश हमारा आज़ाद हुआ, यानी कि ब्रिटिश शासन ख़त्म हुआ देश से, और हमारा भारत ब्रिटिश के चंगुल से आज़ाद होकर के 2 धड़ में बट गया। एक धड़ भारत, एक धड़ पाकिस्तान। भारत थोड़ा बड़ा रहा और पाकिस्तान थोड़ा सा छोटा देश। उस वक्त आपको बता दें कि जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश तो बाद में अलग हुआ है, उस समय बांग्लादेश वाला भी देश पाकिस्तान के अंडर में ही आता था। अब आप इन बातों को समझिए कि जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो थी वो किसानों को लेकर के थी। हर इंसान चाहता था कि किसान किस तरह से सुरक्षित बने, किसान को किस तरीके से अपना लगान कम करना पड़े, किस तरीके से किसानों को भूमि मिल सके, क्योंकि किसानों के पास बड़ी समस्याएं थी। वो पूरी मेहनत करते थे, उसके बाद भी उन्हें पूरी व्यवस्था, पूरी रकम नहीं मिल पाती थी। इसको लेकर के बहुत बड़ी चिंताएं बढ़ी, और किसानों के अंदर ये उम्मीद थी कि जैसे भारत में, देश में नई सरकार आएगी, भारत सरकार आएगी, हमारा भला तो सबसे पहले होगा। किसानों के अंदर ये चीज़ बैठ चुकी थी कि किसी को भला होने वाला है देश आज़ाद होने से, तो मुझे होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित भी वही किए गए थे। सबकी कंडीशन अच्छी हुई, हर वर्ग की कंडीशन अंग्रेज़ के समय में अच्छी हुई, लेकिन एक ऐसा वर्ग था जिसकी कंडीशन नहीं अच्छी हुई, उसका नाम सिर्फ़ और सिर्फ किसान वर्ग था। किसान वर्ग की हालत ब्रिटिश शासन में बदतर से बदतर होती चली गई, और उनके अंदर एक ऐसी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एक समय आएगा जब देश के अंदर भारत सरकार आएगी, ब्रिटिश शासन ख़त्म हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो किसानों का भला होगा। अब देखिए हुआ क्या, 1918 का समय था, 1918 का समय था करीब। उस वक्त एक इंसान का जन्म हुआ जिसका नाम था कौन, चारू मजूमदार। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। 1918 में एक जमींदार परिवार में एक इंसान का जन्म हुआ, उसका नाम था चारू मजूमदार। जन्म कहाँ हुआ इसका, भारत का पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इलाका है, वहाँ एक सिटी पड़ता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में एक गांव है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी। अब आप समझ गए होंगे कहाँ से नाम पड़ा होगा नक्सलवादी, ये नाम पड़ा है नक्सलवाड़ी से। ये गांव अभी भी है, ये गांव अभी एग्जिस्ट करता है, आज भी है। दार्जिलिंग का एक, अब दार्जिलिंग कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, भारत में है।
वहाँ एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। उस नक्सलबाड़ी गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था चारू मजूमदार। ये एक जमींदार के बेटे थे और जमींदार ही सबसे ज़्यादा परेशान किसको कर रहे थे? किसान को कर रहे थे। लेकिन ये खुद जमींदार होकर के, चारू मजूमदार खुद जमींदार होकर के, इनके अंदर एक ऐसी बात फैली कि इनको नहीं पसंद था कि मतलब किसानों के साथ बुरा व्यवहार हो। ये किसानों का भला करना चाह रहे थे, किसान के साथ हम कितना भला कर सकें, ऐसी इनकी थिंकिंग थी। ऐसा ये सोचते थे कि हम किसानों का भला कर सकें, देश के अंदर किसानों का कल्याण कर सकें। इसके लिए इन्होंने कई सारे काम किए। ब्रिटिश शासन में ही जब ये बड़े हुए उसके बाद से इन्होंने कई सारे कोशिश किए। देश आज़ाद होने के पहले ही इन्होंने कई तरीके से सरकार के साथ लोहा लिया, कई तरीके सरकार के साथ इन्होंने बारी बारी बातें की, चर्चाएं की। यहाँ तक कि इन्होंने कांग्रेस भी पार्टी ज्वाइन की थी। पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी से भी किसानों का भला होने वाला नहीं है। इन्होंने पार्टी छोड़ी, कम्युनिस्ट पार्टी में गए, क्योंकि इनकी सोच मार्क्सवादी थी। मार्क्सवादी सोच, अब देखिए मार्क्सवाद के ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। मार्क्सवाद सोच का मतलब एक सीधा सा मतलब ये निकाल सकते हैं कि ऐसी सोच जहाँ पे मार्क्सवाद में ये सोचा जाता है, जैसे आपकी सोच मार्क्सवाद है या नहीं है, आप 2 मिनट के अंदर सोच लीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने गरीबों की संपत्ति छीनी है, क्योंकि आप देखिए, आपने किसी की संपत्ति छीनी तभी तो आप अमीर हुए। आप भले ही जॉब कर रहे हैं, बिजनेस का जॉब कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो रुपए किसी और का हो। आपने किसी से और रुपए कमाया, आपने किसी और का रुपए अपने चंगुल में लिया, तब वो इंसान जिम्मेदार, वो इंसान गरीब है। यानी कि एक मार्क्सवाद आदमी ये सोचता है कि हर गरीब इंसान के पीछे एक अमीर इंसान जिम्मेदार होता है। अगर आप अमीर हैं, इसका मतलब आपके कारण कोई ना कोई गरीब है। जैसे ये बहुत मैंने छोटे में बता दिया है, खाली इतना नहीं होता है। मार्क्सवाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कभी बताऊंगा। आप सिर्फ इतना समझें कि इनकी सोच मार्क्सवाद थी। ये चाहते थे कि किसानों का भला हो और किसानों के भले के लिए हम कुछ ऐसा आंदोलन करें जिससे कि किसानों का भला हो सके। अब देखिए हुआ क्या, इन्होंने कई सारे काम किए, कई तरीके से आंदोलन चलाए। ब्रिटिश सरकार के अंदर ब्रिटिश सरकार को बहुत ही ज़्यादा गालियां दी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाई कि कैसे भी करके किसानों का हक दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार किसकी सुनने वाली थी? किसी की नहीं सुनी। करते 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 एक टाइम आया, देखिए एक किसानों का आंदोलन हुआ, तिभागा आंदोलन कहते हैं जिसे। तिभागा आंदोलन में हुआ क्या, ये कहा गया, जैसे एक उस समय नियम था कि जो भी किसान खेत जोतता था, यानी किसान काम करता था, उसको खाली खेत का आधा हिस्सा ही मिलता था अपने खेत का, बाकी ज़मींदार मार ले जाते थे। ज़मींदारों का अलग निकल जाता था, और भी कई सारे लोग होते हैं जो सामंत होते हैं वो अलग ले लेते थे। इस वजह से, और किसान चाहते थे कि किसानों को 2/3 हिस्सा मिले, 1/3 ज़मींदार लें, बाकी 2/3 हिस्सा किसान का होना चाहिए। इसके लिए चारू मजूमदार ने आंदोलन चलाया। आंदोलन चला करके इतने ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन चलाया कि लास्ट में किसानों की जीत हुई, और किसानों की जीत होने के बाद उनको ये मान लिया गया कि 2/3 हिस्सा दिया जाएगा फसल का। अब इससे देखिए कॉन्फिडेंस आया, इससे चारू मजूमदार के अंदर कॉन्फिडेंस आया। चारू मजूमदार एक हिसाब से आप समझिए पश्चिम बंगाल के अंदर एक हीरो की तरह बनने लगे, क्योंकि गांधी जी भी जब देश के अंदर आए थे तो उन्होंने भी तो यही किया था। चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में क्या किया था? यही तो किया था कि वो इस तरह से अपना क्रेज उन्होंने बनाया, क्योंकि शुरुआती जीत जब उनको मिली तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया, लोगों का सम्मान भी उनके प्रति बढ़ा। यही काम इनके साथ में हुआ, और इनको लगा कि हमको कुछ बेटर करना चाहिए, हम कुछ बेटर दे सकते हैं, और इन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। धीरे धीरे करके आंदोलन बहुत लेवल पे फैला। कई जगह पे इन्होंने आंदोलन चलाए, किसानों के लिए हक की मांग की, और ये चाहते क्या थे कि हम ज़मींदारों से ज़मीन छीनेंगे और छीन करके गरीबों में बांट देंगे। जैसे आप बहुत सारी मूवी देखते होंगे, ऐसा दिखाते हैं ना उसमें कि एक अमीर आदमी रहता है या एक कोई डॉन होता है जो अमीरों को धन लूटता है और लूट करके गरीबों में बांट देता है। तो कुछ ऐसा सोच था चारू मजूमदार का कि हम ज़मींदारों से, जो अमीर ज़मींदार हैं, उनसे पैसे छीनेंगे, उनको मारेंगे, और उनका पैसा छीन करके, उनकी ज़मीन छीन करके हम गरीबों में दान कर देंगे। इससे जाहिर सी बात है किसान उनका सपोर्ट करेंगे। उस समय के लोग, उस समय के जो लड़के थे, वो चारू मजूमदार को अपना आदर्श मानते थे कि चारू मजूमदार इतना अच्छा इंसान है, काश मैं भी उसकी तरह बन पाऊँ, मैं भी उसकी तरह सोच ले पाऊँ, मैं भी उसकी तरह से बन सकूँ, गरीबों का भला कर सकूँ। एक सोच है, एक आप सही गलत नहीं समझ में आता है कि हम कोई भी काम करने के लिए क्या वो कदम सही है, क्या वो कदम गलत है, इतना लोग नहीं सोचते हैं। बस सोचते हैं कि हाँ सही कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। तो चारू मजूमदार एक हीरो की तरह बने। देखते देखते समय बीता और समय आ गया 1947 का। 1947 का समय क्या था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 1947 का समय था जब देश आज़ाद हुआ।
देश आज़ाद हुआ, चारू मजूमदार का भ्रम टूट गया। उनको भी लगता था कि शायद देश में सरकार आएगी, कांग्रेस की या जो भी सरकारें आएँ, कम से कम भारत सरकार रहेगी, वो सबसे पहले किसानों का भला करेगी। लेकिन आप समझ रहे हैं इतना आसान नहीं होता किसानों का भला करना, क्योंकि किसान इतने, पूरा भारत ही गाँव है। आप देखें आज के समय पे भी भारत में गांव बसता है, या गांव में भारत बसता है। ये गांव है जिसमें भारत बसा हुआ है, या एक भारत ही गांव है। आप समझें, भारत के अंदर भी कहते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पे 2 गुट रहता है, एक भारत रहता है, एक इंडिया रहता है। इतना बड़ा अंतर है इस देश के अंदर, और आज तो ये अंतर कम हो रहा है। उस समय आप सोचें कि कितना बड़ा अंतर रहा होगा भारत और इंडिया में। शायद गिने चुने शहर रहे होंगे, वरना सब तो गाँव था। तो सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं था कि वो एकदम से चेंज कर सके, किसानों की ज़िंदगी एकदम से रातों रात चेंज कर दे कि देखो देश के अंदर सरकार आ गई है। लेकिन चारू मजूमदार के अंदर पेशेंस नहीं था, उनको लगता था कि सब कुछ रातों रात हो जाए। और उन्होंने कहा कि जिम्मेदार सरकार भी है, क्योंकि हमारे लिए क्या अंतर हुआ, हमारे लिए तो जो ब्रिटिश सरकार थी वही भारत सरकार भी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, किसानों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और उन्होंने एक सरकार के खिलाफ़ आंदोलन किया, क्योंकि उससे पहले जब आंदोलन कर रहे थे तो आप ब्रिटिश के खिलाफ़ कर रहे थे। अब आपने सरकार के खिलाफ़ आंदोलन किया, सरकार ने एक्शन लिया, और सरकार ने एक्शन लेते हुए उनको 1947 के समय पर ही गिरफ्तार कर लिया। किसको? चारू को, चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय इनके ऊपर कोई बहुत बड़े धारा नहीं लगाई गई, क्योंकि उस समय इन्होंने ऐसा कुछ तो किया नहीं था। एक नॉर्मल सा आंदोलन करते थे, तो आंदोलन तो देश के लिए आसान सी बात थी। तो इतना बड़ा कोई नहीं उनके ऊपर आरोप लगा, और खाली उनको जेल में डाला गया और टाइट किया गया कि आप ऐसे आंदोलन ना करें जिससे कि देश के अंदर हिंसा फैले, क्योंकि अब देश आज़ाद हो चुका है और देश को आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है, ना कि आप लोग हिंसा करें। लेकिन चारू मजूमदार कहाँ सुनने वाले थे इन सब बातों को। उसी समय एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने इस देश की एक पूरी कल्चर को ही बदल दिया, या पूरे देश के एक समाज को ही बदल दिया। उसी जेल के अंदर कटघरे के अंदर एक इंसान और बनता, जिसका नाम था कानू सान्याल। अब आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, अब तक चारू मजूमदार तो थे ही, लेकिन अब वहाँ पे उनको एक और लड़का मिला, एक और नौजवान लड़का मिला, जिसका नाम था कानू सान्याल। ये कानू सान्याल कौन था? ये कानू सान्याल भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो किसानों का भला चाहते थे, और इन्होंने सरकार के खिलाफ़ कई सारे आंदोलन किए, जिसके कारण उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया था। जब ये 2 लोग मिले, दोनों की विचारधाराएं एक जैसी मिली, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम आगे मिलकर काम करेंगे, देश के लिए, किसानों के लिए मिलकर काम करेंगे और किसानों का भला करेंगे। अब किसानों के जब भला करने की बात आई तो आप देखिए इनके दुश्मन कौन कौन थे। इन्होंने अपना दुश्मन किसको माना? इन्होंने अपना पहला दुश्मन माना जमींदारों को। जो जमींदार हैं वो हमारे दुश्मन हैं। दूसरी बात, ये सरकार भी हमारी दुश्मन है, ये सरकार भी दुश्मन का ही रोल प्ले कर रही है। पुलिस किसका रोल प्ले कर रही है? वो भी दुश्मन है। यानी कि किसानों का भला करना है तो हमारी सरकार आनी चाहिए, हम होने चाहिए, हम उनका भला कर सकते हैं और कोई भला नहीं कर सकता है। ऐसा कानू सान्याल और चारू मजूमदार सोचते थे कि हम ही कल्याण कर सकते हैं किसानों का, ये सरकार सिर्फ एक फरेब है। ये बात आगे बढ़ी, समय के साथ आगे बढ़ा। हुआ क्या, धीरे धीरे करते करते कुछ ऐसा इलाका रहा जहाँ पे चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने अपनी सत्ता हासिल कर ली। सत्ता हासिल करने का मतलब ये है कि उस इलाके में खाली उनका चलता था। कुछ इलाके ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पे इन्हीं का चलेगा, एक विशेष व्यक्ति होते हैं जिनका इलाका होता है, उस इलाके में ना पुलिस काम आती है ना सरकार काम आती है, उस इलाके में सिर्फ वही व्यक्ति काम आता है। कुछ ऐसा जलवा बन गया था कानू सान्याल और चारू मजूमदार का कि उस इलाके में सिर्फ उनकी चलती थी। वहाँ पे इत्तेफाक से एक बार हुआ क्या कि एक किसान की ज़मीन हड़प ली गई एक ज़मींदार के द्वारा। वो किसान दौड़ता भागता पहुँचा किसके पास? कानू सान्याल के पास। उसने कहा कि कानू सान्याल जी देखिए मेरी ज़मीन छीन ली गई है। अब आपको क्या लगता है कानू सान्याल क्या करेंगे? जो व्यक्ति इतना एग्रेसिव होगा वो ये सुन करके तो तुरंत खड़ा हो जाएगा। अब वो निकल पड़े किसका? मर्डर करने के लिए उस ज़मींदार का। लेकिन उस ज़मींदार ने अपनी जान बचाई कोई तरीके से, पुलिस से संपर्क किया, पुलिस ने उसके लिए पूरी फोर्स भेजी गई और उस फोर्स ने उनको बचाया। लेकिन इस तरह की घटनाएं तो कई सारी होती रहती थी। अगले दिन फिर कोई किसान को पता चला कि उसका भी ज़मीन किसी ने छीना है, और हर बार तो पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पाएगी। और उस समय कानू सान्याल ने एक इंसान की मदद से एक ज़मींदार का सर कलम करा दिया, मतलब कि सर कटवा दिया, उसका गर्दन कटवा दी। लेकिन ये काम कानू सान्याल ने नहीं किया। ये काम करने वाले कानू सान्याल नहीं थे। इस समय एक तीसरा इंसान इसके अंदर आया जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन है? वो है जंगल सांथाल। वो हैं जंगल सांथाल। अब आप समझें, ये देखिए 3 आदमी अब तक हो चुके हैं।
पहले चारू मजूमदार, दूसरे कानू सान्याल और तीसरे जंगल सांथाल। जंगल सांथाल के अंदर जिगरा था, ताकत थी और उनके अंदर भी यही सोच थी कि किसानों का भला करना है। और इस भला के लिए उन्होंने सिर्फ एक कदम उठाया, उन्होंने तलवार ली और एक ज़मींदार का सर कलम कर दिया। जब सर कलम किया, यहाँ से अब ये केस एग्रेसिव हो चुका था। अब पुलिस कोई बात करने को तैयार नहीं, अब तो गिरफ्तारी करेगी ना पुलिस, अब बात क्यों करेगी, आपने तो मर्डर किया है किसी का। लेकिन अब ये लोग फरार रहने लगे, ग्रुप फरार रहने लगा। जो इनके इलाके में घुसता था वहाँ से इन्होंने गोलियाँ चलाना शुरू कर दी। एक समय ऐसा आया कि पुलिस बाहर हो गई। इन्होंने कहा कि किसानों का भला हम ही कर सकते हैं, हम ही यहाँ पर राज करेंगे। अब पुलिस में मुठभेड़ होती थी, पुलिस की गोलियाँ उधर चलती थी, गाँव से ये लोग गोलियाँ चलाते थे। इन्होंने पूरा इलाका घेर लिया। और उस समय पुलिस हमारी इतनी एक्टिव नहीं हो पाई थी जितना एक्टिव ये लोग थे, क्योंकि इनको माओवादियों से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था। चाइना में माओवादी थे, माओवादियों से इनको सपोर्ट मिला। और माओवादी क्या होते हैं मैं फिर बताऊंगा आपको आगे वीडियोस में। वहाँ से इनको सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलने के साथ साथ तस्करी होने लगी, बंदूकों की तस्करी होने लगी, बहुत सारे बड़े बड़े असलहा की तस्करी होने लगी, जिससे कि इनको सपोर्ट मिलने लगा। और वो सपोर्ट पाते पाते ये लोग पुलिस के ऊपर एग्रेसिव, क्योंकि पुलिस को तो मानते ही नहीं थे, इनका तो मानना ही था कि सरकार हमारी है और किसी की सरकार नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी फिर जंगल सांथाल ने मारा और इसके बाद ये मौत का सिलसिला चलना शुरू हो गया। अब हर किसान इनका शुभचिंतक बन गया और हर जमींदार इनका दुश्मन बन गया। ये लोग कोई जमींदार पा जाएं उसको मार देते थे। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि आतंकवादी हिंदुओं को देख के मारने लगते हैं। ऐसा कुछ काम हो गया इनके कि जमींदार अगर है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई मतलब नहीं। मैं बता दूं कि नक्सलवादियों की धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। नक्सलवादियों का धर्म से कोई लेना नहीं, आतंकवादियों का होता है। ये सिर्फ जमींदार देखते थे और जमींदारों के नाम पे सर कलम करते गए। इस तरह से मारते मारते जब मारने लगे, उसी बीच में खबर आई कि इन्होंने अपना सरदार किसको बनाया, क्योंकि ये लोग अपना सरदार चेंज किया करते थे। उस समय एक खबर आई कि इन्होंने अपना सरदार बना लिया है एक लेडीज़ को, जिसका नाम है शांति। महिला सेनापति बनी इनकी, जिसका नाम था शांति। शांति भी इसी विचारधारा की थी। शांति भी चाहती थी कि किसानों का भला हो, और किसानों का भला तभी हो सकता है जब देश के अंदर सरकार हट जाएगी। सरकार किसानों का भला नहीं कर सकती है, किसानों का भला हम कर सकते हैं, हम किसान के बारे में सोचते हैं। इन्होंने कई हद तक किया भी, ये लोग करते भी थे। ज़मीन छीनते थे और ज़मीन बांट देते थे और कहते थे अब बताना तुमसे कोई ज़मीन छीनेगा। किस ज़मींदार की इतनी हिम्मत की जाके किसान से दोबारा ज़मीन मांगे, उसकी तो जान बच गई, यही बड़ी बात थी। कुछ ऐसा दौर आ गया। हुआ क्या, उसी बीच में एक बार कुछ जब पुलिस, क्योंकि महिला थी तो महिला पुलिस भी इनको मारने के लिए आई, और उस समय शांति ने ऑर्डर दिया कि इस महिला की हत्या कर दो। वो महिला कौन थी? पुलिस थी। और उस पुलिस की हत्या भी हो गई इनके कहने पे, क्योंकि सेनापति थी, उस समय की हेड थी, सुप्रीम कमांडो थी ये, किसकी? नक्सलवादियों की। और इनके ऑर्डर पे नक्सलवादियों ने उस महिला पुलिस को मार दिया। जैसे इनको मारा, अब पुलिस भी एक्शन में आई। अगले दिन पुलिस ने भी 11 नक्सलवादियों को मार दिया। अब आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो आज कहाँ पहुँच चुका था। आप सोचें, ये वही देश था जिस देश में गांधी जी अहिंसा पे बात करते थे, जिस देश में गांधी जी कहते थे कि हम एक गाल पे तमाचा खाने के बाद दूसरा गाल आगे कर सकते हैं। ये वही देश था जहाँ पे गांधी जी ने शांति मतलब कि अहिंसा के साथ में बिना किसी बलपूर्वक देश को आज़ाद करा लिया। क्या ये आसान काम था? लेकिन उस समय पर ये सब ना सोचते समझते हुए आप देखें एक छोटा सा आंदोलन जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आप सोचिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था और किस कंडीशन पे पहुँच चुका है कि अब पुलिस की गोलियाँ चल रही हैं, उधर से गोलियाँ चल रही हैं। एक अलग विचारधारा चली आई जो नक्सलवाद बन गई, और कुछ इलाके इन्होंने कवर कर लिए। बहुत सारे गाँव ऐसे बन गए जहाँ पर खाली सरकार नक्सलवादियों की होती थी, जहाँ प्रधान सिस्टम नहीं होता था, जहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं होती थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ नक्सलवादी वहाँ के राजा होते थे और वहाँ किसानों का राज होता था। कौन प्रधान बनने की हिम्मत करेगा? जिस गांव के अंदर नक्सलवादी हैं वहाँ प्रधान बनने की हिम्मत कौन करेगा? ऐसा समय आया, ये सब होता रहा। उधर हुआ क्या, इत्तेफाक से 1972 का समय था। आप जानते हैं इंदिरा गांधी उस समय थी, और आपको ये बात बेशक पता है कि इंदिरा गांधी से तो कोई नहीं बच पाया था, बड़े बड़े नेता नहीं बच पाए, तो फिर चारू बेचारा क्या बच पाएगा। 1972 का समय था, देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, इमरजेंसी की दौर भी शुरू होने वाला था और इसके लिए काम शुरू हो गया था। इसी बीच में 1972 में चारू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ खुफिया एजेंसियों ने इसका पता लगाया कि कहाँ पे चारू हैं और पकड़ के इनको गिरफ्तार किया गया। और इनको इतना मतलब आप समझिए पेन दिया गया, इतना पेनफुल तरीके से, इनको दर्दनाक तरीके से इनकी 10-15 रातें बीती। कहते हैं पुलिस ने इनको ज़बरदस्त तरीके से टॉर्चर किया। पुलिस ने इनको जो थर्ड डिग्री के अगर ऊपर भी कुछ होता है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, तो आप सोच सकते हैं
उस तरह का ट्रीटमेंट किया गया चारू मजूमदार के साथ में। चारू मजूमदार को उस समय लग चुका था कि वो जान चुके थे कि मैंने जो किया वो गलत किया। मेरी सोच सही थी, मेरा उद्देश्य सही था, लेकिन मेरा तरीका गलत था। मैंने जिस तरीके का यूज़ किया किसानों के भलाई के लिए वो सही नहीं था। सरकारें भी भला करती, लेकिन मैंने जिस तरह से देश आज़ाद होने के सोचा कि 2 दिन के अंदर ही सब कुछ सही हो जाए, वो सच में इतना आसान नहीं था। लेकिन अब क्या हो सकता था? चारू मजूमदार अपने से पछता रहे थे। चारू मजूमदार को लग रहा था कि मैंने जो किया गलत किया। लोगों की हत्या करना और इतनी जल्दी सब कुछ पाना आसान नहीं था कि सरकार भी तो उसी चीज़ के लिए काम कर रही है। लेकिन समय बीत चुका था, चारू मजूमदार गिरफ्तार हो चुके थे और अब उनके पछताने से कुछ नहीं होता है। इतने लोगों की हत्या करने के बाद पुलिस भी उनके लिए निर्मम हो चुकी थी और पुलिस ने भी उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया। कहते हैं कि आसपास के इलाके तक उनकी चीखने की आवाज़ें जाती थीं, ऐसा मुझे बुक में लिखा हुआ मिला। मैंने कल बुक पढ़ रहा था, एक बुक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक बुक चलती है, ये आंतरिक सुरक्षा एक बुक है, इसकी MC गुरु हिल की है। तो इसमें मैंने पढ़ा कि किस तरीके से दर्दनाक मौतें इनकी हुई, किस तरीके से इनको तकलीफ़ दी गई। और ये सब होने के बाद एक ऐसा टाइम आया, अचानक से एक दिन खबर आई कि चारू मजूमदार नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। जब उनकी मौत हो गई, उसी के बाद 1972 में इनकी मौत हुई। चारू मजूमदार ख़त्म हो चुके थे। मरने के बाद नक्सलवाद कमज़ोर पड़ गया बहुत हद तक। उधर दूसरी तरफ जंगल सांथाल, क्योंकि ये भी फरार चल रहे थे, भाग रहे थे, कोई जान नहीं पाया और ये भी नक्सलवादी से अलग हो गए। शराबी बन गए थे लास्ट टाइम पे। इन्होंने शराब पीना स्टार्ट कर दिया, ड्रग्स लेना स्टार्ट, ऐसा खबर मिलता है कि इन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। और बेहद ही गरीबी में, कहते हैं खाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते थे। इस तरह की गरीबी के अंदर जो किसानों का भला चाह रहा था, भले उसका तरीका गलत था, उसकी मौत भी 1981 में हो गई। और कहते हैं गरीबी में मरे, शराब की लत लग चुकी थी, लीवर ख़राब हो चुका था और इनकी भी मौत हो गई जंगल सांथाल की। 1981 आते आते 2 लोग मर चुके थे। पहले मर चुके थे चारू मजूमदार और नंबर 2 पे मर चुके थे जंगल सांथाल। अभी एक व्यक्ति बचा हुआ जिसका नाम क्या है? कानू सान्याल। कानू सान्याल भी अनएक्टिव हो चुके थे क्योंकि उनको भी जान मिल गया था कि हम कुछ कर नहीं सकते, विचारधाराएं गलत थीं और वो भी अनएक्टिव होकर के साइड में रहने लगे। और ये ऐसा समय आ गया जब नक्सलवाद कमज़ोर हो गया, बहुत हद तक नक्सलवाद कमज़ोर हुआ, शांति भी उतना एक्टिव नहीं रह सकी और नक्सलवाद कमज़ोर होकर के लगभग ख़त्म हो गया। और एक खबर मिलती है 2010 के अंदर कि कानू सान्याल ने आत्महत्या कर ली। कानू सान्याल जो कि एक व्यक्ति बचे हुए थे, इनकी मौत बहुत पहले नहीं जबकि 2010 में हुई है। 2010 में इन्होंने फांसी लगाया और ख़ुद को। हो सकता है फांसी लगाने की बहुत वजह होती हैं। आप सोचें, जिस इंसान ने इतनी हत्याएँ देखी हों, जिस इंसान ने इतना सारा संघर्ष किया हो, कुछ अंतिम समय में, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, 2010 में बूढ़े हो गए होंगे और उसमें बूढ़े होने पर हो सकता है उनको कई सारी अपने अंदर कमियां नज़र आई हो जो उन्होंने इस देश के साथ में किया। शायद उनको लगा हो कि मैंने किया सही उद्देश्य से, लेकिन मेरा तरीका गलत था। कई बातें हो सकती हैं, वो तो उनके साथ ख़त्म हो गई जो वो सोच रहे होंगे। शायद उनको अपने ऊपर ग्लानि फील हुई हो, अपने ऊपर उनको दुख महसूस हुआ हो कि मैंने जो किया देश के लिए मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं इससे बेहतर कर सकता था। अब क्या बातें थी वो तो वही जानते होंगे। और इन्हीं सब वजह से कानू सान्याल ने आत्महत्या कर ली और उनकी मौत हो गई। और नक्सलवादियों के विचार क्या थे, तो मैंने विचार समझा दिया आपको कि विचार वो यही चाहते थे कि देश के अंदर मेरी सरकार बने, गांव के अंदर सरकार बने जो किसानों का भला चाहे। अभी मैंने एक शब्द बोला था कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया। ये वो दौर था 1981 से 1985 तक का, जब नक्सलवाद देश में ख़त्म हो गया और ख़त्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ख़त्म हो गया तो फिर ये जो मैंने 10 दिन पहले सुना था नक्सलवादी हमला हुआ, 1 महीने पहले सुना था नक्सलवादी हमला हुआ, ये क्या था? ये नए टाइप का नक्सलवाद है। जैसे जब आपसे कोई कहता है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने देश को आज़ाद कराया था, तो आप कहते हैं वो कांग्रेस कहाँ है? राहुल गांधी की कांग्रेस क्या वो कांग्रेस है जिसने देश को आज़ाद कराया था? लेकिन सोचने वाली बात यह है, जैसे कांग्रेस वो नहीं है, वैसे ही नक्सलवादी भी वो नहीं हैं जो ये थे। इनका उद्देश्य आप देखिए क्या था। इनका उद्देश्य हमेशा किसानों का भला था। गलत तरीके से अपनाया ना, मैं इसको सही कहूँगा ना आप सही कहेंगे। तरीका अगर गलत है तो चीज़ें गलत ही होंगी। भले ही आप कोई अच्छी चीज़ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, आपके मन में कोई अच्छी वस्तु पाने की सोच है, लेकिन अगर आपका तरीका गलत है तो मैं कैसे कहूँ कि आपने सही चीज़ की? वो गलत है।
तो मैं भी यही कहूँगा कि इन्होंने भले एक अच्छी उम्मीद के साथ में काम किया, अच्छा उद्देश्य के साथ में काम किया, लेकिन तरीका गलत है, तो मुझे भी ये गलत कहना है, ये गलत है, इन्होंने गलत किया। तो अब आज के नक्सलवादी क्या सोचते हैं, कैसे उनके विचार हैं, वो इनसे अलग हैं। उन्होंने सिर्फ नक्सलवाद का लोगो लिया, अपने आप को नक्सलवाद बताया और आगे चल कर के बढ़ गए, लेकिन वो नक्सलवाद वो नहीं है जो पहले थे। अब आप सोचिए, विचार करिए इसके ऊपर। बहुत लंबा वीडियो हो सकता है ये, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोकने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो समझदारी नहीं होती है। एक समय पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझते हैं। आज की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी नक्सलवादी के बारे में थोड़ी सी और बातें करनी रहेंगी जब आप इतना समझ लेंगे, और उसके बाद हम लोग आतंकवादी के बारे में भी ऐसी पूरी बात करने वाले हैं कि आखिर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवादी क्या होते हैं, कैसे आए, इनकी विचार क्या होते हैं, ये चाहते क्या हैं, और फिर हम छोटा सा एक ब्रीफ डिफरेंस समझ लेंगे कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप किसी के साथ बैठ करके इस टॉपिक के ऊपर विशेष से बात कर सकते हैं। नक्सलवाद के ऊपर उम्मीद करता हूँ मैंने जितनी चीज़ें बताई आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चीज़ें बहुत हैं, खाली इतना नहीं है, आपको पीएचडी नहीं करनी टॉपिक्स में, आपको हर बात का नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। चीज़ें इतनी हैं कि मैं आपको 6 घंटे यही पढ़ाया करूं, तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको जानकारी लेना है। यहाँ से आपको जानकारी मिल रही है कि आप हर चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकें। इस उद्देश्य से मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। तो आप नक्सलवाद आपने पढ़ा, आतंकवाद के बारे में भी मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा और फिर डिफरेंस भी बताऊँगा। ये इस सेशन का फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। और अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको कमेंट बॉक्स में ही एक्सप्लेन कर दूँगा विथिन 2 आवर। ओके, थैंक यू।